बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट में बता दूं जी कि ये हमारी वर्कशॉप की क्लासेस है और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं पूरे वीक के, जिसमें डॉन के भी, एक्सप्रेस ट्राइब्यून के भी, या कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाए तो इस क्लास में हम सैटरडे संडे को ये डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डॉन के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस वीक के, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो मीहा लोधी का आर्टिकल है जी, थ्रेट्स, कुरेयन और पुशबैक। आप अपने पास उसको ओपन कर सकते हैं जी, अपने पास इसको ओपन कर सकते हैं। Sir, अगर repeat it once again. थ्रेट्स Sorry. थ्रेट्स थ्रेट्स थ्रेट्स, कुरेयन एंड पुशबैक, थ्रेट्स, कुरेयन एंड पुशबैक, कुरेयन एंड पुशबैक। Okay, thank you. अच्छा जी, आपके सामने कुछ हेडिंग्स आपको शो हो रही होंगी। ये बेसिकली जितनी भी हेडिंग्स हैं ये सारी की सारी आपके इस आर्टिकल को समझने के लिए हमने ये हेडिंग्स बनाई है, ठीक है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि क्लैरिटी आ सके। और तकरीबन जितने भी राइटर ने पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, जितने भी आइडियाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तकरीबन मैंने हर एक आइडिया की एक हेडिंग डेवलप की है। तो ठीक है जी, बेसिकली जिस तरह आपको हेडिंग्स पढ़ के भी नजर आ रहा होगा कि ये कंप्लीटली जो आर्टिकल लिखा गया है ये ट्रम्प के अबाउट लिखा गया है, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट के अबाउट लिखा गया है, ठीक है। उनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी है, जिस तरह ये फर्स्ट, यहाँ पे देखिए जी, ये फर्स्ट में ही आपको नजर आता है कि ट्रम्प्स अग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। अब उसकी जो अग्रेसिव अप्रोच है, अच्छा प्लीज अगर किसी ने कोई कोई बात पूछनी है तो वो अपना हैंड रेज कर लिया करे। ओके, ये अक्सर ने आपके साथ शेयर कर दिया जी, अगर आप अपने पास ओपन करना चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं। यार ये वीवो V2331, मैंने आपसे कहा अपना नाम लिखो। अच्छा, देखिए बच्चों, कि स्टार्ट में ही उन्होंने ये बात की कि ट्रम्प की जो अग्रेसिव पॉलिसी है वो ना सिर्फ पहले इस तरह से होता था कि यूएसए जो था वो बेरहम तो था लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए। लेकिन इस बार जो ट्रम्प ने एक अपनी फॉरेन पॉलिसी शो की है उसमें दुश्मन को भी वो वैसे ही ट्रीट कर रहा है और दोस्तों को भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं जी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको पहले इन हेडिंग्स के हवाले से बता रहा हूँ। तो उन्होंने, ट्रंप ने ये सोचा था क्योंकि यूएसए इटसेल्फ एक ऐसी पावर है, कोई भी उसको रीट्वीट नहीं करेगा, कोई भी किसी किस्म का बैकलैश नहीं आएगा। लेकिन ट्रंप की ये जो अप्रोच थी, अकॉर्डिंग टू राइटर, ये कंप्लीटली फेल हुई। तो पूरी दुनिया से, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, डिफरेंट वे में, एक कुछ कहीं से डिप्लोमेटिक वे में, कहीं कहीं से टैरिफ के अकॉर्डिंग पुशबैक लाजमी किया गया है। तो इसीलिए जो उन्होंने इसका नाम रखा है थ्रेट्स, कोरियन एंड पुशबैक। तो जो पुशबैक की बात हो रही है ये बेसिकली, यानी कि वो जो फीडबैक आया आगे से चाइना की तरफ से, मैक्सिको की तरफ से, फिर यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर बात की डेफिनेटली, फिर चाइना ने की एम्बेसी ने तो बाकायदा वाज़ह तौर पे कहा कि यूएस जिस तरह की भी वॉर चाहता है हम उस तरह की वॉर करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर है, चाहे वो किसी भी तरह की वॉर है। उन्होंने यूएसए में जो चाइना की एम्बेसी है उन्होंने बाकायदा इसको आई थिंक ट्वीट किया था इस चीज को। तो फिर इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी वैसे ही सलूक कर रहा है। तो यूरोपियन फ्रस्ट्रेशन भी हमें नजर आती है। हमने ज़ेलेंस्की के हवाले से जो एक स्पैट हुआ था, स्पैट फ्रस्ट्रेशन थी, वो भी हमने देखी थी, ठीक है। तो इन दिस वे जी, ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं आपके सामने, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि किस हेडिंग में डिस्कस कर रहे हैं। मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं एक स्टोरी बना के आपको बताऊं ताकि जो चीजें हैं वो आपको भूले नहीं, ठीक है। अच्छा, सुनिए जी, सबसे पहले राइटर कह रहा है कि भाई, जब से फरीद अहमद, अपना माइक बंद करो भाई। अच्छा जी, सबसे पहले है ट्रम्प की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, एग्रेसिव अप्रोच है। तो राइटर कह रहा है कि भाई जब से ट्रम्प की सेकंड टर्म स्टार्ट हुई है, तो तब से लेके अभी तक उसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत हार्श रखी हुई है। किसी को वो थ्रेट कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि कब्जा करने की तक बात कर रहा है, जिस तरह कनाडा के साथ उसने बात की।
ठीक है, ग्रीनलैंड की बात की, तो ये सिर्फ और सिर्फ राइटर कह रहा है कि दुश्मनों के साथ नहीं हो रहा, दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक कर रहा है ट्रम्प, कि एडवर्सरीज और जो फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ एक ही तरह का सलूक किया जा रहा है, उनको थ्रेट भी किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है। ठीक है, और उसको लगता है कि अमेरिका जो है वो इस तरह से अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। जबकि अकॉर्डिंग टू राइटर, ये जो ट्रम्प की अग्रेसिव अप्रोच है, ये अमेरिका की जो अलाइज हैं, जो उसकी रिलेशनशिप्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनको क्लियरली डैमेज कर रही है। और ये जो अप्रोच है, जो कि एक धमकाने वाली अप्रोच है कि इसकी बजाय कि कॉपरेशन के साथ काम किया जाए, तो ये कामयाब होती है या नहीं होती है, डेफिनेटली ये चीजें आगे जाके राइटर डिस्कस करता है इनको। नेक्स्ट वो कहता है, देखिए यूएसए की जो चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी है, इससे पहले यूएसए जो अप्रोच करता था अपने अलाइज को, तो डेफिनेटली वो कॉपरेशन के थ्रू अप्रोच करता था। लेकिन इस दफा क्या हुआ है, इस दफा कंप्लीटली ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट। कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें और हिस्ट्री को उठा के, तो यूएसए की हमेशा म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते थे, डिप्लोमेसी के थ्रू यूएसए मूव करता था अपने अलाइज के साथ भी, इवन दो कि जो यूएस सोवियत यूनियन के टाइम पे भी जो दुश्मन थे, ठीक है, उनके साथ भी एग्रीमेंट्स किए गए थे, अगर आपको क्यूबा मिसाइल्स का जो स्टोरी है वो याद हो तो। बट वो जो कोऑपरेटिव अप्रोच थी, ट्रंप ने कंप्लीटली उसको अबैंडन कर दिया है। अब वो एक एग्रेसिव स्टैंस के साथ सामने आया है, और उस एग्रेसिव स्टांस से डेफिनेटली एक डिवीजन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से यूएसए अपने जो ग्लोबल अलायंस है उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और ट्रंप को ये लगता है कि यूएसए इज द ओनली पावर एट इंटरनेशनल लेवल जो कि इस तरह से थ्रेट्स करके, क्वेश्चन करके, प्रेशराइज करके अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकता है, और किसी किस्म का कोई भी फीडबैक या बैकलैश नहीं आएगा। तो राइटर कह रही है कि ओवरऑल इससे क्या हुआ है कि पूरे के पूरे ग्लोब में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। इंस्टेबिलिटी किस तरह से क्रिएट हुई है जी, कि ऑलरेडी जो वर्ल्ड की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल और इनस्टेबल कंडीशन थी। अब ट्रंप की इन पॉलिसीज से, जो कि पॉलिटिकल वे में भी, इकोनॉमिक वे में भी, जिस तरह आपको पता होगा कि इकोनॉमिक वे में उसने टैरिफ्स इंपोज किए, और इससे जो ट्रेड रिलेशंस हैं अमंग द कंट्रीज वो बहुत ज्यादा वर्स हो चुके हैं। और टैरिफ टैरिफ के अकॉर्डिंग उसने सिर्फ और सिर्फ चाइना को टारगेट नहीं किया, उसने कनाडा को भी टारगेट किया, उसने मैक्सिको भी टारगेट किया। तो अपनी तरफ से यूएसए ने एक फुल फ्लज जो एक वॉर थी उसको शुरू कर दिया है ट्रेड के हवाले से। और डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसके डिवॉस्टेटिंग इम्पैक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो पहले से एक फ्रेजाइल वर्ल्ड था, पहले से एक इनस्टेबल वर्ल्ड था, वो फर्दर और ज्यादा एक्सेलरेट हो चुका है। ठीक है, डिवीजन के हवाले से, इंस्टेबिलिटी के हवाले से, और फ्रेजाइल जो उसकी एक वीकनेस थी उसके हवाले से। और एक बहुत मजे की बात जो वो इसमें करती है, वो कहती है कि जो ट्रम्प की अप्रोच है वो जैसे गॉड फादर की अप्रोच नहीं होती, उस तरह की अप्रोच है जी। ठीक है, और इस जो एक इकोनॉमिस्ट आपको पता होगा, एक मशहूर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज़पेपर भी है, ठीक है, उसने ट्रम्प की अप्रोच को कंपेयर किया खॉर्लिनो, जो कि एक माफिया का बॉस था जिसको गॉड फादर कहा जाता था, इसके साथ उसने कंपेयर किया जी। ठीक है, कि फियर की जो खॉर्लिनो की अप्रोच थी वो भी फियर की बेस के ऊपर और डोमिनेंस की बेस के ऊपर थी, वो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात नहीं करता था। ठीक है, और आपको पता है कि ट्रम्प को जो खुश आमदी हैं वो बहुत पसंद आते हैं। सो अच्छा, जो ट्रम्प को ये लगता था कि जो नेशंस हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, क्योंकि यूएसए को सुपर पावर कंसीडर किया जाता है, आज भी यूएसए एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया मूव कर रही है डेफिनेटली। और आप देखेंगे कि आपकी ही लाइफ में जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, यूएसए की जो हेजमनी है और तकरीबन टू सम एक्सटेंट वो खत्म जरूर हुई है, लेकिन स्टिल है, चाइना से ज्यादा है। लेकिन चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, ये मजीद यूएसए की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है, जिसकी वजह से चीजें इसी तरह से, क्योंकि यूएसए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करेगा। सो ट्रम्प को ये लगता था कि किसी भी कंट्री की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया। जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ्स इंपोज किए थे चाइनीज गुड्स के ऊपर, तो चाइना ने भी सेम उसी तरह से किया। चाइना साइलेंट नहीं रहा। अच्छा, स्टार्ट में चाइना ने ये सोचा कि शायद कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आए, और उन्होंने उस तरह की हार्श लेवल के ऊपर जाके टैरिफ्स को इम्पोज नहीं किया। लेकिन बाद में फिर दोबारा से चाइना के ऊपर, अभी इसी टर्म में, सेकंड टर्म में, चाइना की मजीद प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जो टैरिफ्स थे वो बढ़ा दिए गए। तो फिर चाइना को भी उस तरह का स्टेप लेना पड़ा, जिसकी वजह से चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि इफ द यूएस wanted a trade war, we are ready for it.
उन्होंने कहा कि चाइना वॉज रेडी टू फाइट अंटिल द एंड, कि हम फाइट करेंगे एंड तक अगर यूएस ट्रेड वॉर चाहता है। उन्होंने तो बकायदा यहां तक लिखा था कि किसी भी तरह की वॉर हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल की वॉर हो या ट्रेड वॉर हो, तो चलिए आप यूएस ने ट्रेड वॉर स्टार्ट की है तो हम ट्रेड वॉर लड़ेंगे जी। इसी तरह से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जी, जो चाइनीज रिएक्शन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने यहां तक बात की कि यूएसए जो है वो चाइना की मामले में बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है, और यूएसए इस वक्त एक कॉम्बो गेम खेल रहा है चाइना और रशिया के बिटवीन। एक जो उनके रिलेशंस हैं आपस में, उनके दरमियान एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जिस तरह से आपको पता है एक डिप्लोमेटिक वे में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात की जाती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से यूएसए कभी भी कामयाब नहीं होगा, ठीक है, और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं रशिया के साथ वो ऐसे चीज रहेंगे। तो राइटर कहती है कि ये जो स्टेटमेंट आई थी चाइना की तरफ से, ये उनकी डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करती है कि भाई ट्रंप की जो भी पॉलिसी होगी चाइना रेजिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि चाइना रेजिस्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने भी बड़ा एग्रेसिव वे में रेजिस्ट किया। जिस तरह आपको पता है गाजा के हवाले से एक प्लान दिया गया था, ठीक है, तो सभी कंट्रीज ने, स्पेशली अरब ने, तो कंप्लीटली उसको रिजेक्ट किया, और डेफिनेटली वो एक कंट्रोवर्शियल प्लान था। और फिर उसके बाद ट्रंप ने यहां तक बात की कि हम रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट बना देंगे गाजा को। लेकिन फिर आपको पता है उसके नतीजे में अगर ट्रंप उसके रिलेटेड बात ना करता या अपना प्लान ना देता, तो शायद जो अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने इजिप्शियन प्लान दिया है, आपको याद होगा हमने पिछली जो हमारे आर्टिकल्स की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था, अल जजीरा का आर्टिकल था, तो शायद अरब नहीं देता अगर ट्रंप अपना प्लान नहीं देता जी, तो फिर अरब की मजबूरी बन गई थी। और जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड थे, तमाम मुस्लिम वर्ल्ड ने और इवन दो वेस्टर्न नेशन ने भी वाइडली कंडेम किया था ट्रंप के इस प्लान को कि भाई कंप्लीटली वहां से तकरीबन 2.1 मिलियन जो गाजा के लोग हैं उनको हम, कुछ को इजिप्ट में ले जाएंगे, किसी को हम लोग कह रहे थे कि जॉर्डन में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन डेफिनेटली उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया, और ये भी दूसरी कंट्रीज की एक रेजिस्टेंस थी जो कि यूएसए उसको नहीं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन दो जो अरब ने प्लान दिया उसमें तकरीबन 57 मुस्लिम कंट्रीज की ओआईसी उसने उसको एक्सेप्ट किया। फिर यहां तक कि यूरोपियन नेशंस ने, जिसमें G7 की कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब ने भी उसको एक्सेप्ट किया, और कंप्लीटली सबने जो ट्रम्प का प्लान था उसको रिजेक्ट किया एट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो इससे एक साफ मैसेज, जो एक क्लियर मैसेज यूएसए को दिया गया कि भाई अब वो बात नहीं रही कि जिस तरह से कंप्लीटली आप अपनी 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 मर्जी से जिस तरह का मर्जी फैसला कर लेंगे और दूसरी कंट्रीज के ऊपर इंपोज कर देंगे, तो मजीद आप नेशनलिज्म को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्योंकि राइटर का ये कहना है कि यूएसए ने हमेशा से ही नेशनलिज्म को अंडर एस्टिमेट किया है, और ट्रंप भी उसी तरह की मिस्टेक कर रहा है। ठीक है। और वो एक मिसाल देती है इस चीज को समझाने के लिए कि यूएसए जो है वो किस तरह से किसी भी कंट्री की नेशनलिज्म को अंडर एस्टिमेट करता है। उसकी क्लियर एग्जांपल है ट्रंप के दौर में जो कनाडा का रिएक्शन आया था। आपको पता है कनाडा को बार बार ये कहा गया, इवन दो ट्रंप की कनाडा की तरफ से यूएसए को एनर्जी दी जाती है, तो ट्रंप ने खुले लफ्जों में कहा कि भाई हमें नहीं जरूरत है कनाडा की एनर्जी की, ठीक है। और कहा गया कि कनाडा जो है उसको चाहिए कि वो 51st स्टेट बन जाए यूएसए की। तो डेफिनेटली ये नेशनलिज्म को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो जब आप किसी भी कंट्री की आइडेंटिटी को क्रश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वॉट एवर द रीजंस, तो रिएक्शन आएगा। और जब भी नेशनलिज्म को वो भी इस तरह की जब आपको पता है पॉपुलिज्म राइज हो रहा है, तो आप नेशनलिज्म को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो जब से ये बात शुरू है कि कनाडा को 51st स्टेट बन जाना चाहिए यूएसए का, तो उसके बाद उनको प्रेशराइज करने के लिए एक तरह से वो जो एक माफिया की अप्रोच है, जो एक गॉडफादर की अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग कनाडा के ऊपर यूएसए ने जो टैरिफ्स लगाए, और फिर उसके रिस्पॉन्स में कनाडा ने भी तकरीबन 30 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर के अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ्स थे वो बढ़ाए। अब आप ये देखिए कि तमाम कंट्रीज अपनी अपनी बिहाफ के ऊपर पुशबैक कर रही हैं, फीडबैक कर उस चीज का बैकलैश आ रहा है जो भी फॉरेन पॉलिसी है ट्रम्प की, ठीक है। और एक वक्त था कि जब कोई भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ जाने से पहले सोचती थी कि बहुत ज्यादा सोचती थी। एक मूवी बनी है जी, अगर आपने शायद उसमें से ये मूवी देखी हो, इंदिरा गांधी के हवाले से मूवी बनी है, ठीक है। उसमें उस वक्त निक्सन प्रेसिडेंट थे, 1971 की बात है। आपको पता है मूवीज में बहुत सारी चीजों को एग्जेजरेट किया जाता है। तो उस वक्त वो मिलने गई थी वहां पे, जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का एक झगड़ा चल रहा था, तो उस वक्त वहां पे वो मिलने के लिए गई थी और उनको तकरीबन घंटों वेट करवाया था,
ठीक है, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को घंटों वेट करवाया गया था वहां पे। तो खैर बताने का मकसद ये है कि एक टाइम था कि जब कोई भी कंट्री ये सोच भी नहीं सकता था कि यूएसए के अगेंस्ट या वो किसी तरह की कोई प्रोवोक्ड स्टेटमेंट ही दे देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। बट कनाडा जब उसको मजबूर कर दिया गया तो उसने बैकफायर किया। और इवन जो न्यू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं, मार्क कैनरी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो फाइट है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, टैरिफ वॉर जो है। ठीक है, इसी तरह से फिर बेटा कनाडा के हवाले से और फिर मैक्सिको के ऊपर, ठीक है, उसकी भी जो आइडेंटिटी थी, उसकी भी जो नेशनलिज्म की एक आइडेंटिटी थी, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। और उसके ऊपर भी ट्रंप ने पहले तो आपको पता है कि टैरिफ्स लगाए और फिर सडनली उन टैरिफ्स को खत्म कर दिया और फिर दोबारा से टैरिफ्स लगा दिए। लेकिन अभी तक मैक्सिको की तरफ से किसी तरह का बैकलैश नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है जो प्रेसिडेंट है कि हम यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो चाहते हैं कॉपरेशन बेस के ऊपर, सबॉर्डिनेशन बेस के ऊपर नहीं चाहते। और फर्दर जब हम चीजों को देखते हैं तो ग्रीनलैंड के हवाले से, ग्रीनलैंड के जो ग्रीनलैंड का अलग प्राइम मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा जी। और तकरीबन ग्रीनलैंड की कोई 56,000 के करीब आबादी है। तो उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन। ठीक है, हमें जो हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हमें यही पसंद है, हम अमेरिकन नहीं बनना चाहते। तो दिस एग्जाम्पल्स हाईलाइट हाउ डिफरेंट नेशन स्टूड अप अगेंस्ट यूएस प्रेशर। ये वो चीजें हैं जो एक क्लियर एग्जाम्पल है कि यूएसए की हेजमनी बहुत बहुत रेज वे में, यानी कि एक एंग्री वे में चैलेंज हो रही है। और हर कंट्री अपने बिहाफ के ऊपर उसको चैलेंज कर रहा है, जिस तरह हमने देखा कि मैक्सिको में ने भी, कनाडा ने भी, इवन दो यूरोपीय यूनियन ने भी। आगे जाके जो लास्ट में वो बात करती हैं वो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात करती हैं कि जिस तरह से जेलेंस्की के वो वर्ड यूज करती है स्पैट का, स्पैट होता है थूकना, कि जिस तरह से ये काम किया गया एक बिल्कुल प्लान करके, ठीक है, उसको डिग्रेड किया गया, तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन उसके साथ खड़ा हुआ था। तो ये बेसिकली यूएसए को एक तरह से चैलेंज किया जा रहा था। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जो डिफेंस है और हमारी जो डिपेंडेंस है डिफेंस के हवाले से यूएसए के ऊपर, उसको खत्म करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा। और उसके बाद से यूरोपीय यूनियन की बहुत सारी मीटिंग्स हुई। इवन दो यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी टैरिफ्स लगाने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम भी जो टैरिफ्स है उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा। तो हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है जी। तो ये अकॉर्डिंग टू राइटर ये जो एग्रेसिव अप्रोच है, ये इससे पहले 1920 के बाद भी यूएसए के प्रेसिडेंट्स ने ली थी। और उसके बाद फिर पूरी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन की तरफ धकेल दिया था। और आज भी कुछ वैसे ही हो रहा है, हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा जो ट्रम्प कर रहा है। ठीक है, तो वो लास्ट नोट पे इसको खत्म करती हैं कि भाई हमें, क्योंकि आजकल जितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, तो ट्रम्प की लीडरशिप को चाहिए कि वो वर्ल्ड वाइड टेंशन क्रिएट करने की बजाय डिप्लोमेसी के साथ काम करे। ठीक है, और तमाम कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, उनको अंडर एस्टिमेट करने की बजाय, उनको निग्लेक्ट करने की बजाय, उनका रिस्पेक्ट किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, ताकि तमाम की तमाम कंट्रीज एक कोऑपरेटिव वे में अपना जो एक अपनी जो इनपुट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में डाल सके जी। ताकि जो बढ़ते हुए मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से या जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, इसको खत्म किया जा सके। जी बेटा, समझ आइए। Yes, sir. ये हमने डिस्कस किया है जी। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया है जी, कंप्लीट ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ट्रम्प की अग्रेसिव अप्रोच से स्टार्ट करके, ठीक है, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, ये कॉर्लियन अप्रोच, चाइनाज रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्गर चाइनीज रिएक्शन, अदर कंट्रीज रेजिस्टेंस, अरब एंड यूरोपियन पुशबैक, उसके बाद नेशनलिज्म को जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, कनाडाज रिएक्शन, मैक्सिको, ग्रीनलैंड रिस्पॉन्स, यूरोपियन फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ द यूएस मिस्टेक्स और कंक्लूजन। हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ यूएस का वो जो अफगानिस्तान में, वियतनाम में, ठीक है, वहां पे जो एक स्ट्रेटेजिक उनकी हार थी ना एक, और पुअर प्लानिंग थी वहां पे। ठीक है, वहां पे भी एक तरह से नेशनलिज्म को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। जी समझ आइए यहाँ तक। Yes, sir. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं जी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई हो, या आपके सामने 15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है विद इन दीज पॉइंट्स से। ओके, क्लियर है, आगे चले। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल निकालें प्लीज। नेक्स्ट आर्टिकल है जी बलोचिस्तान फैक्ट्री, FESTERING, बलोचिस्तान फैक्ट्री। ये भी डॉन का ही आर्टिकल है जी। अक्सर निकाल के प्लीज इसका लिंक शेयर करें बच्चों के साथ। Okay. हाँ जी।
करके मुझे बताएं। लेकिन जी बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, जो यहाँ पे की है आपको पता है, जो एक जर्नलिस्ट का व्यू होता है उसमें एनालिसिस कम होता है बेटा, जबकि खबर ज्यादा होती है उसमें। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही है, इसमें खबर ज्यादा है, एनालिसिस कम है। यानी कि जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनको हाईलाइट किया गया है, उनके हवाले से कुछ थोड़ी थोड़ी बातें की गई हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसको करता हूँ जी। जी, नजर आ रहा है। ये 15 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो डेफिनेटली बात हुई है राइजिंग वेव ऑफ मिलिटेंसी बलूचिस्तान में। इवन दो ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि अक्रॉस द पाकिस्तान, जिसमें केपीके भी है। इसी इसके साथ साथ डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज हैं जी, केपीके के और बलूचिस्तान के। फिर दोनों के रूट कॉजेस डिफरेंट है। ठीक है, और राइटर ने स्पेशली फोकस किया है बलूचिस्तान के हवाले से। केपीके को फोकस नहीं किया गया जी, बलूचिस्तान को फोकस किया गया है और उसके रूट कॉज की भी बात की गई है। फिर फर्दर जो अक्रॉस द जो अक्रॉस द रीजन जो एक इंसर्जेंसी है जो ग्रो कर रही है उसके हवाले से बात हुई है। फिर रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जाफर एक्सप्रेस का जो अटैक था। फिर उसके बाद डिफरेंट एरियाज को जो मिलिटेंट्स ने टेक ओवर किया पिछले कुछ अटैक्स में। ठीक है, और 2024 में डेडलिएस्ट ईयर था इंसर्जेंसी के हवाले से। फिर जो सेपरेटिस्ट की अप्रोच है कि किस तरह से इसमें, पहले तो सिर्फ और सिर्फ जब बीएलए बनी थी तो उसमें एक ही कबीला था, मरी कबीला के नाम से। अब इसकी जो भागदौड़ है वो आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके हाथों में है इसकी बात तो। और फर्दर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि चाइनीज वर्कर्स को, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, कि फिर फर्दर जी ब्लोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है उसकी हिस्ट्री के हवाले से बात की गई है। फिर आगे राइटर बात करता है कि किस तरह से आपने रिसेंटली सुना होगा, अभी जो एनएससी की मीटिंग हुई थी, इन कैमरा मीटिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट में। उसमें हमारे आर्मी चीफ ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया था, अगर आपको याद हो, कि ये जो पुअर गवर्नेंस है इसको कब तक हम अपने शुहदा से फिलअप करते रहेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि पुअर गवर्नेंस है किसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये जो आर्टिकल था ये आई थिंक उससे पहले लिखा गया था, बट इस चीज को डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में। ठीक है, कि जो आर्मी चीफ ने एक पॉइंट रेस किया था कि पुअर गवर्नेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो जो इलेक्शन हुए 2024 के, उनको किसने रिग किया था। ठीक है, और वहां पे हमेशा से कठपुतली हुकूमत कौन लेके आता है बलूचिस्तान में। ठीक है, फिर इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनल प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की गई। इसमें ये भी बात की गई कि किस तरह से आप अगर ये बात कर रही हैं कि सिर्फ आर्मी का एक ऑपरेशन करेंगे और वहां पे इंसर्जेंसी को खत्म कर देंगे, तो आप कभी भी रूट कॉजेस को नहीं वहां पे एड्रेस कर सकते। यानी कि फिर दोबारा से इंसर्जेंसी जन्म ले लेगी, जिस तरह 1948 से लेके अब तक यही होता आ रहा है। और राइटर के अकॉर्डिंग जो ये इंसर्जेंसी है ये डेडलीस्ट है पास्ट इंसर्जेंसी से। ओके जी, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनको। देखिए बेटा, पाकिस्तान में इस वक्त सीरियस किस्म के जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली केपीके में, बलूचिस्तान में, और इवन दो बहुत से पंजाब और सिंध के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये पनाह भी आके रहते हैं, जिस तरह वेटलैंड्स हैं जहाँ पे आपने सुना होगा कि वो जो डाकू रहते हैं जो कच्चे का इलाका है, तो वहाँ पे सिर्फ यही लोग नहीं है, वहाँ बहुत सारे मिलिटेंट्स भी आके पनाह लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू राइटर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है इसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट कंप्लीटली स्ट्रगल कर रही है एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करने में। ठीक है, और गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं नजर आता कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। क्योंकि ये जो इंसर्जेंसी है, ठीक है, राइटर इसको कहते हैं रिसर्जेंस ऑफ वायलेंस। ये इतना वर्स है कि हिस्ट्री में इतना वर्स वायलेंस नहीं था। और ये कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, इवन दो जो कंट्री की स्टेबिलिटी है, उसको डायरेक्टली एक थ्रेट है। और डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज हैं जी अक्रॉस द केपीके एंड बलूचिस्तान। केपीके और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की मुख्तलिफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप इनको साथ में मिला के नहीं देख सकते। अगर आप साथ में मिला के देखेंगे तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और फिर डेफिनेटली इसमें एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी हैं। अगर आपको याद हो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, तो आई रिमेम्बर कि मैं एक वीडियो देख रहा था
जो कि इंडियन चैनल के ऊपर वीडियो थी। तो उन्होंने खुले लफ्जों में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि डेफिनेटली जो किसी भी कंट्री के जो इंटरेस्ट होते हैं दूसरी कंट्री के हवाले से वो हमेशा से रहते हैं। ठीक है, और जिस तरह से हमारे भी इंटरेस्ट रहे हैं कश्मीर के हवाले से, हमने जो मुंबई अटैक हुआ था वो कैसे हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो हमारे भी इंटरेस्ट रहे हैं, तो फिर उनके भी इंटरेस्ट हैं। हमारे यहाँ हमेशा से यही बात की जाती है कि जी वो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन जो हमने किया वो तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारी जो मीटिंग है ना ये एंड होने वाली है। जैसे ही मीटिंग एंड हो आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह से बात बीच में रह जाएगी। आप अभी कोई बात पूछनी है अभी तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी चीज की। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले हमने अभी तक जो बात की है वो जो मिलिटेंसी राइज हुई है, ठीक है, अक्रॉस द पाकिस्तान, उसके हवाले से हमने बात की है जी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो केपीके की और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, और दोनों केपीके और बलूचिस्तान दोनों मिलके ओवरऑल सिचुएशन को बहुत ज्यादा वर्स कर देते हैं। ठीक है, दोनों में ही एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और इस क्राइसिस को वर्स बना देती हैं। और इसीलिए राइटर कह रहा है कि कंट्री को एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ताकि इस बढ़ते हुए वायलेंस को कम किया जा सके, इस बढ़ते हुए वायलेंस को डील किया जा सके। ठीक है, और जो मेन मसाइल हैं जिनमें से राइटर कहता है कि एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान की स्टेट जो खुद ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है। ये भी चीजों को, जो इस वक्त क्राइसिस है जिससे पाकिस्तान स्टेट जिससे डील कर रही है, वो भी चीजों को वर्स कर रहा है, वो भी चीजों को चैलेंज कर रहा है। और राइटर के अकॉर्डिंग जी देखिए, जितनी भी मैं इसमें बात कर रहा होता हूँ वो सारी की सारी इसी आर्टिकल में जो चीजें डिस्कस हुई होती है उन्हीं के रिलेटेड हम बात कर रहे होते हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग जो रूट कॉज है बलूचिस्तान इंसर्जेंसी का, क्योंकि अब वो मेनली फोकस करेगा बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को, वो कहता है कि पहला मसला है फ्लॉड गवर्नमेंट पॉलिसीज का, जो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज वहां पे चलाई हैं जिसमें ना तो उनको बेसिक राइट्स दिए गए जो कि इनकॉर्पोरेट थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हमेशा की तरह बढ़ते गए। वहां पे हमेशा से मिलिट्री फोर्स के अकॉर्डिंग ही रूल किया गया है, और जिसकी वजह से 1948 से लेके अभी तक आप मिलिटेंसी की वेव वहां पे देखते ही देखते हैं। और जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप प्रोविंस गवर्नमेंट कहते हैं, वो हैवीली इन्फ्लुएंस है बाय मिलिट्री। और अब तो तकरीबन आपको पता है वो कोलैप्स होने वाली है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि बलूचिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और जो मिलिटेंट्स हैं वो कंट्रोल कर लेंगे। इस वक्त एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि मिलिटेंट्स, जिस तरह अगर आप देखें ना केपीके वाली साइड से, टीटीपी को कोई भी वहां के लोगों की सपोर्ट नहीं है कम से कम, लेकिन बलूचिस्तान में बीएलए को एक मुकम्मल सपोर्ट है वहां के लोगों की। और उसका उससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे मसला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप गवर्नेंस के ऊपर डाल दें और अपना जो दामन है वो छुड़वा लें। वहां जो मसला है वो आपकी पॉलिसीज की वजह से ही वहां पे ये जो क्राइसिस है ये डेवलप हुआ है। तकरीबन अकॉर्डिंग टू राइटर, तकरीबन पिछले 2 डेकेड से बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी थी वो लो लेवल वायलेंस के अकॉर्डिंग मूव करती थी, बट नाउ इट हैज एस्केलेटेड इनटू अ फुल फ्लेज इंसर्जेंसी, जिसमें आपके जो बहुत सारे लोकल पीपल्स हैं वो गवर्नमेंट से डिस्कनेक्ट फील करते हैं और वो जाके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। डेफिनेटली जब आपको ये लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, तो फिर आपके लिए बीएलए हीरो होगी। और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो अपना जो कंट्रोल है वो बहुत तेजी से लूज कर रही है, जिसकी वजह से आपको अक्रॉस द बलूचिस्तान मिलिटेंसी अटैक, इसके साथ साथ आपको वहां पे इस तरह की स्ट्रेटजीज भी बीएलए यूज कर रही है कि वो एक पूरे के पूरे जो वहां पे कस्बे हैं उनको आके वो यरगमाल बना लेती है। स्पेशली वहां पे जितने भी स्टेट के इदारे होते हैं उनको वहां से वो पैसे ले जाते हैं, बैंक्स के पैसे ले जाते हैं, इवन दो लेविस की जो गाड़ियां हैं उनको ले जाते हैं। ये तमाम चीजें वहां पे हो रही। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इज लूजिंग कंट्रोल एंड मिलिटेंट्स आर कैरिंग आउट अटैक्स मोर फ्रिक्वेंटली इन दिस वे। जो रिसेंटली अटैक्स हुए जिसमें ट्रेन की हाईजैकिंग है, फिर उसके बाद सोल्जर्स के ऊपर जो बॉम्बिंग अटैक था, ठीक है, ये सारे के सारे अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और पास्ट में हमें इतने ज्यादा पावरफुल अटैक नजर नहीं आते, स्पेशली बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के अकॉर्डिंग। और ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये एक ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ अटैक हो रहे हैं। ठीक है,
एक पहले था, एक अटैक हुआ, फिर उसके बाद तकरीबन कोई आपको कम से कम कोई 1.5 से 2 माह, कोई 6 माह तक आपको सुकून मिल जाता था नेक्स्ट अटैक होने से पहले। लेकिन अब ये एक फ्रिक्वेंटली अटैक हो रहे हैं जी, जिसमें आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आपकी जितनी भी प्लानिंग थी, आपने जिस तरह से भी मैनेज करने की कोशिश की थी, वो कंप्लीटली फेल हुई है। इवन दो तकरीबन जनवरी 2024 की बात है, मिलिटेंट्स इन बलोचिस्तान उन्होंने मेजर अटैक किया और लेविस का जो स्टेशन था कुजदार में, ठीक है, वो कंप्लीटली उन्होंने ब्लॉक कर दिया था जी। और ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करती है कि वो क्या कर रही हैं, हिट एंड रन अटैक, यानी कि वो आपकी रोड्स को ब्लॉक कर रही हैं, वो आपके जो स्टेट के मेजर जो जिस तरह लेवीज जो लॉ एंड ऑर्डर को परस्यू करती है, उनके जितने भी जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक कर रही हैं, जो कि ओवरऑल आप इस सिचुएशन को वर्सन कर रहे हैं। ठीक है। इवन दो जो कलात में अटैक हुआ वहां पे भी एक रात में 18 सोल्जर मारे गए थे, एंड वॉज डेडलीस्ट अटैक फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। और 2024 को 2024 में, बुशरा अपना माइक बंद करो बेटा, बुशरा अपना माइक बंद करो। और 2024 में जो अटैक्स हुए वो 2023 से 10 गुना ज्यादा थे, 10 टाइम्स मोर थे। ठीक है, पिछले तकरीबन 2 डेकेड्स में इतनी अटैक्स नहीं हुए थे जितने सिर्फ 2024 में हुए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक एक कंप्लीटली उनकी जो स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू राइटर वो ये है कि जो हाईवेज हैं उनको ब्लॉक किया जाए, और जिस तरह से वो पंजाबियों को निकाल के जो कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। ठीक है, तो अप्रोच यही है कि यहाँ पे बाहर से कोई भी, चाहे कोई चाइना का वर्कर है या सिंध का वर्कर है या केपीके का वर्कर है या इधर से पंजाब का वर्कर है, वो वहां पे काम करने के लिए नहीं जाए। ठीक है। और इतनी ज्यादा मिलिटेंसी है इन सम एरियाज बलोचिस्तान, जिसमें जो गनमैन हैं वो ओपनली घूमते हैं जी। ठीक है। और किसी किस्म की लॉलेसनेस, सॉरी, किसी किस्म की जो आपकी लेडीज हैं, जो आपके एफसी के एहलकार हैं, वो वहां पे बेबस दिखाई देते हैं। तो इसीलिए राइटर कह रहा है कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है वो बहुत तेजी से अपना जो एक कंट्रोल है, स्पेशली जो स्टेट का कंट्रोल है, उसको वो लूज करती हुई दिखाई देती है। इसमें वो बात करता है बलोच सेपरेटिस्ट के हवाले से कि तकरीबन 2023 में 225 जो लोग थे वो किल हुए थे, यानी वो कत्ल हुए थे, वो शहीद हुए थे 225, और उन तमाम की जिम्मेदारी बीएलए ने ली थी। और ये एरियाज, ये जो अटैक्स हो रही हैं, ये ज्यादातर अटैक्स उन एरियाज में हो रही हैं जो एरियाज बहुत ज्यादा डिप्राइव है, और वहां के लोग गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। एवरी अटैक इज फॉलोड बाय मिलिट्री एक्शंस, यानी कि जब भी कोई अटैक होता है तो हम फॉरेन से मिलिट्री की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू राइटर जो उनके रूट कॉजेज हैं, जो मसाइल हैं, वो और हैं, वो मिलिट्री के अकॉर्डिंग नहीं हल होने वाले। ठीक है। और इस वक्त जो वर्स्ट हिट एरिया से हैं वो कोस्टल बेल्ट है, जिसमें ईरान का बॉर्डर है, और फिर वो एरिया जहां पे चाइना ने इन्वेस्ट किया है, स्पेशली ग्वादर पोर्ट के हवाले से। और आपको ये भी पता है कि रिसेंटली तकरीबन 2024 में ही दो अटैक्स हुए थे चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, और तब से सी पैक का जो काम है वो कंप्लीटली बंद है। और जो सी पैक 2 को स्टार्ट होना था, उसकी इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि जो पाकिस्तान की स्टेट है वो एक तरह से गारंटी नहीं दे पा रही है कि चाइनीज वर्कर्स को सिक्योर किया जाएगा। और यहां तक राइटर कह रहा है कि फिर फर्दर मिलिटेंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी पाकिस्तान को भी अटैक कर रहे हैं, जिस तरह हमने बात की पंजाब के हवाले से कि दे हैव स्टॉप बसेस एंड टेकन पीपल आउट एंड किल देम। तो ये तमाम चीजें भी हुई और वो बहुत ब्रुटल किल्ड थे जी। ठीक है, आप खुद सोचिए कि आप एक बस से मूव कर रही हैं, आप अपने रोजगार के लिए मूव कर रही हैं, और रास्ते में आपको पकड़ के उतार लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चला, आप गोली मार दी जाए। ठीक है। और जो बीएलए की एक अपनी जो पोजीशन है वो भी इवॉल्व हुई है, और बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है। स्टार्ट में अकॉर्डिंग टू राइटर जो बीएलए की कमांड थी वो मरी कबीले के पास थी, जो कि नवाब खैर बख्श मरी के पास थी। लेकिन अब जो इसकी मेंबरशिप एक्सपेंड हुई है, इसमें मिडिल क्लास जो एजुकेटेड यूथ है वो इसमें शामिल हुई है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड थी द गवर्नमेंट। और उन्होंने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, जो बलूचिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उन्होंने इस चीज को देखा है। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं एक आपको ये थोड़ा सा इससे हटके है जी, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, 2024 का वो आर्टिकल था, डॉन में ही आया था जी, मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि किस तरह से बलूचिस्तान डिप्राइव है, कि अगर आपके जितने भी जो 22वीं ग्रेड के अफसर लगे होते हैं ना बलूचिस्तान में, वो ज्यादातर पंजाब के होते हैं या फिर सिंध के होते हैं जी। ठीक है। इवन दो जो अगर आपकी फुल आपका जो फॉरम होता है ना, आपकी पार्लियामेंट का जो फुल फॉरम होता है, अगर वहां पे आपकी
बलूचिस्तान की किसी भी किस्म की जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी, चाहे सेनेट की हैं, चाहे उनकी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, अगर वो वहां पे मौजूद नहीं भी होंगे, फिर भी हर तरह की अमेंडमेंट हो सकती है। तो आप खुद सोचें कि एक आपका सूबा, एक फेडरल का एक सूबा, कि जिसके मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं भी है नेशनल असेंबली में या सेनेट में, तो फिर भी उनकी जरूरत नहीं है जी। फिर भी अगर आपने किसी भी तरह की अमेंडमेंट करनी है तो वो आपकी पॉसिबल है। तो ये उनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। इवन दो जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो काम करना चाहती हैं पाकिस्तान स्टेट के साथ मिलके, वो उन्होंने मिलिटेंसी वाले ऑप्शन को लीव किया हुआ है, लेकिन उन्होंने वोट्स तो अपने लोगों से ही जाके हासिल करनी है ना। 2024 का जो इलेक्शन था, वो उसमें जो एक कंप्लीटली एक रिग इलेक्शन था जी। और उसके थ्रू जो बलोचिस्तान में हुकूमत बनी, वो तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी जी, जो कि अभी भी है। और यही वो चीज थी जिसने लोगों में एक डिसट्रस्ट, एक जो लोगों के दरमियान एक स्टेट और लोगों के दरमियान जो एक ट्रस्ट होता है, उसको कंप्लीटली डैमेज कर दिया। और तब से लेके अभी तक आप अटैक्स देखें जो बलूचिस्तान में हुए हैं, यानी कि तब से वायलेंस जो है वो शार्पली इनहेंस हुआ है। और अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं कि जो यूथ है, स्पेशली जो एजुकेटेड यूथ है, वो क्यों ज्वाइन कर रही है मिलिटेंसी को, तो उसकी वजह यही है कि आप ना तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार हैं, गवर्नमेंट ऑपरेशन है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। ठीक है, आपने कोई ऑप्शन और छोड़ा ही नहीं है वहां पे। ठीक है, और फिर राइटर कहता है, ठीक है मैं इस बात को मानता हूं कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो लाजमी होगी, लेकिन वो एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए जो स्पेस क्रिएट की है वो पाकिस्तानी स्टेट ने क्रिएट की है। ठीक है, अगर आप अपने लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके मसाइल हैं, अगर आप उनको हल करते हैं, तो डेफिनेटली वो क्यों दूसरी स्टेट से हेल्प लेके अपनी ही स्टेट को डिस्टेबलाइज करेंगे? नहीं करेंगे ना जी, कोई भी नहीं करता। तो द गवर्नमेंट मस्ट फिक्स इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट को अपनी प्रॉब्लम्स हल करनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेन इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। सो जो एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है जी, जो कि बैलेंस अप्रोच हो, जिसमें डेफिनेटली आप जो एक्चुअल रीजंस है ना, जो रूट कॉजेस हैं, उनको एड्रेस करने की बात की जाए। ठीक है, ना कि पहली बात तो ये है कि आप जो असल नुमाइंदे हैं बलोचिस्तान के, उनको आगे नहीं आने देते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या आप पूरा का पूरा इलेक्शन रिग कर देते हैं? क्या पीपल पार्टी असल नुमाइंदा है बलोचिस्तान की जी? ठीक है, नहीं है ना। आज का जो सरफराज भुट्टी साहब वहां पे सीएम है, वो तो एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। सो द प्रॉब्लम इज डीप रूटेड एंड कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू मिलिट्री एक्शन अलोन। कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्शंस के अकॉर्डिंग आप चीजों को, उन वाउंड्स को आप हील नहीं कर सकते जो बलोच पीपल्स को दिए गए हैं। ठीक है, वहां पे यूनिवर्सिटीज, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो मैंने एक बच्चों को एडिटोरियल करवाया था पिछले दिनों में, एजुकेशन इंटरप्शंस के हवाले से, यही नाम था, कुछ डॉन का एडिटोरियल था, कि वहां पे यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। तो आप जो लोगों के ओरिजिनल ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है कि जो डिसेंट वॉइसेस हैं उनको क्रश किया जाए, बस डिसेंट वॉइसेस को क्रश किया जाए, किसी भी तरह से बलूचिस्तान का मसला हाईलाइट ना हो पाए। ठीक है, और अभी भी आपको पता होगा कि जो बीवाईसी की हेड हैं महारंग बलोच, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, पता है ना सबको। अभी रिसेंटली जो थी वो खबर आई थी। यस सर। हाँ जी, समझ आइए बच्चों, यस सर। सबको समझ आइए बच्चों। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, बड़ा मजे का आर्टिकल है, बीस्ट ऑफ बर्डन्स। आर्टिकल का नाम है बीस्ट ऑफ बर्डन्स। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, उसमें बेसिकली एक स्टोरी है। स्टोरी है नेट मीटरिंग के हवाले से। ठीक है, तो इसलिए उसकी मैं हेडिंग्स आपके सामने नहीं लिखूंगा, लेकिन स्टोरी जरा सुन लें उसकी। ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान में हमेशा से रिफॉर्म्स को हमेशा से रेजिस्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा रिसेंटली एक नेट मीटरिंग के हवाले से, स्पेशली सोलर के हवाले से जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी गई, कि पहले हुकूमत जो थी वो लोगों से जो बिजली बाय करती थी, वो बाय करती थी जी 27 रुपए यूनिट के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने कहा जी कि हम 10 रुपए यूनिट के अकॉर्डिंग बिजली बाय करेंगे। पता है बच्चों इस चीज का? जी सर। अच्छा, और उन्होंने इसके लिए जवाब जो प्रोवाइड किया ना, वो ये प्रोवाइड किया कि देखिए जी, जो नेशनल ग्रिड है ना, ठीक है, उसके उसकी वजह से
क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो डिपेंडेंस है नेशनल ग्रिड के ऊपर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, जो हो भी चुकी है बहुत तेजी से। सोलर ने ग्रो किया है, जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड की जो जो उसके जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आपको पता है हमारे जो आईपीपीस के साथ मुआहदे हैं, हमने उनको भी पैसे देने हैं। और सर्कुलर डेप्ट जो है हमारा, सर्कुलर डेप्ट का आप लोगों को पता होगा कि तकरीबन 3.1 ट्रिलियन का हो चुका है रुपीज में। अच्छा, तो उन्होंने ये आगे से जवाब दिया कि देखिए जी, तकरीबन 150 बिलियन रुपीस का जो एक एक्सपेंस था, वो उन सार्फिन के ऊपर जा रहा था जो कि डिपेंडेंट है आज भी नेशनल ग्रिड स्टेशन के ऊपर। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनसे कहा कि भाई आप हम आपसे जो बिजली बाय करेंगे वो 10 रुपए यूनिट में करेंगे। देखिए सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है कि एक बर्डन जो कि अवाम के ऊपर जा रहा था उसको मैनेज करने के लिए ये सब किया गया, जबकि राइटर कह रहा है कि ये सब फ्रॉड है। असल में जो आपकी ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को के हवाले से बात करते हैं, और वो भी जो पावर की, यानी कि जो एनर्जी की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात, पावर दूसरी पावर की नहीं, स्पेशली जो पावर का डिपार्टमेंट है आपका एनर्जी के हवाले से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो बात करते हैं, वो कहते हैं देखिए इन्होंने अपनी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है ना, इनको कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, जस्ट ये एक सहारा लिया है कि ये बेसिकली जो 150 बिलियन रुपीस का एक बर्डन बन रहा था दूसरे लोगों के ऊपर। बट एक चीज थी, आपको याद होगा लगारी साहब इस वक्त करंट मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, जो फॉरेन सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर हैं लगारी साहब, मुझे उनका पूरा नाम भूल रहा है इस वक्त। अच्छा, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि ये जो 50 बिलियन रुपीस है ना, अच्छा, ये 150 बिलियन रुपीस बेसिकली ये इसलिए ये एक वाइड इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि लोग जो थे वो ज्यादातर वो उन्होंने अपनी जो नेशनल ग्रिड स्टेशन के ऊपर डिपेंडेंस थी वो कम कर ली। जबकि मिफ्ता इस्माइल ने जब इसको ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये तो 150 बिलियन रुपीस का जो ये जो एक वाइड है या जो एक बर्डन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एक तो पर्सन प्रिविलेजेस और दूसरा लाइन लॉसेस, यानी कि आप अपनी जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उसको आप बर्डन बना के आप कह रहे हैं देखिए जी, ये हमारे इश्यूज नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं है, ये तो चूंकि आम आवाम के ऊपर इतने पैसे का बोझ बढ़ रहा था तो हमने कहा जी कि क्यों ना इस साइड से इसको पूरा कर ले। और बाद में लगारी साहब ने ट्विटर के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि यस आप सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि वो जिस सारा मिला के 150 बिलियन रुपीस का बनता है। तो उनका जो मेन कंसर्न है वो यही है कि इस स्टेटस को मेंटेन किया जाए जी, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान में ट्रेड लिबरलाइजेशन की या इन्वेस्टमेंट की कभी भी बात नहीं होती, ठीक है। और स्पेशली अगर आप बात करें ना इस जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो राइटर कह रहा है कि इन्हीं सेम ऑफिशियल्स ने, ये जो खुद को कहते हैं कि भाई देखिए हमने अ, आम लोगों की भलाई के लिए ये रिफॉर्म्स की हैं, इन्होंने हमेशा से रिफॉर्म्स को पिछले कई डेकेड से, ठीक है, हमेशा से रिफॉर्म्स को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेजिस्ट किया है। और उसी का नतीजा ये है कि आज जो सर्कुलर डेप्ट है, सॉरी मैंने 3.1 कहा था, ये 2.3 ट्रिलियन सर्कुलर डेप्ट है जी, 2300 अरब का सर्कुलर डेप्ट है, ठीक है। और ये अगर आप इस सर्कुलर डेप्ट को ब्लेम करें कि सोलर यूजर की वजह से ये फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं कि आप मीनिंगफुल पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, मेरिट के ऊपर हायरिंग नहीं होती, आपकी मैनेजमेंट बेटर नहीं है, जबकि आपने सारा का सारा बोझ किसके ऊपर डाल दिया कि चूंकि नहीं मुल्क में सोलर यूजर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम आगे जाते हैं जी, ये जिस तरह आपको नाम से ही पता है कि बीस्ट ऑफ द बर्डन, तो राइटर कह रहा है कि असल में जो कंज्यूमर है, जो रेगुलर कंज्यूमर है, वो बीस्ट नहीं है, या जिसने सोलर लगाया है वो बर्डन नहीं है इसके ऊपर। असल बर्डन ये लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बचा रहे हैं, ठीक है। तकरीबन आपको पता है कि जब टैरिफ्स बढ़ाए जाते हैं ना सर, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो हमेशा तभी ये काम होता है जब आईएमएफ ने कोई ना कोई एग्रीमेंट आपको किसी ना किसी तरह का कोई टारगेट दिया गया होता है, कोई हदफ दिया गया होता है, और आपने लोन को वापस करना होता है, ठीक है। और फिर आपके सामने आके एक फॉल्स सी स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, और जो रिफॉर्म्स होती हैं उनको मैयर उनको आप वो किसी खाते में नहीं लेके आते, ठीक है। और यही वो लोग हैं जो मेनली बर्डन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। फिर वो मिसाल देता है कि इवन इंडिया का जो सर्कुलर डक्ट है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, इंडिया का सर्कुलर डक्ट, लेकिन उन्होंने मैनेज किया हुआ है।
और अगर आप इंडिया की कंट्री भी देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर आप एक छोटी सी कंट्री का सर्कुलर डेप्थ को मैनेज नहीं कर सकते तो डेफिनेटली मसला आपकी मैनेजमेंट में। 2022 से लेके अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी की सेल्स है वो कम हुई है। और वो क्यों कम हुई है? क्योंकि डेफिनेटली जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते जा रही हैं। सोलर एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब आप इस चीज को इस तरह से एड्रेस करें कि आप टैरिफ को इंक्रीज कर दें, आप सोलर यूजर्स को ब्लेम करना शुरू कर दें, तो ये तो मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस दे रहा है अक्रॉस द रीजन। जब मैं रीजन की बात कर रहा हूं तो इंडिया, बांग्लादेश, ये वहां पे सबके यहाँ बिजली सस्ती है, पाकिस्तान में सबकी सबसे ज्यादा महंगी है। अफगानिस्तान से ज्यादा महंगी है पाकिस्तान। तो राइटर कह रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पास्ट में हुआ था कि लैंडलाइंस को रिप्लेस किया गया मोबाइल फोन्स के थ्रू। इसी तरह से जो ग्लोबल ट्रेंड है ये वाला, इस सोलर ने रिप्लेस कर देना है इन तमाम चीजों को। तो आप अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए कब तक इसको रजिस्ट करेंगे? तो ऑफिशियल्स शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग द सिस्टम। तो रियल इशू ये नहीं है कि बहुत तेजी से पाकिस्तान में सोलर यूजर्स बढ़ रही हैं। रियल इश्यूज ये है कि पाकिस्तान की जो स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डरते हैं, रिफॉर्म्स करने से डरते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे उनकी जो अपनी एक पावर है, जो अपना एक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो खत्म होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सही समझा कि जो सोलर यूजर्स हैं उनको अटैक किया जाए, इसकी बजाय कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी में कोई रैशनैलिटी चीज लेके आते हैं। दैट्स द रियल इशू। तो राइटर कहता है कि बीस्ट ऑफ द बर्डन है ये ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, वो स्पेशली पावर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर। जी समझ आइए बच्चों। यस सर। देखिए अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आया करे तो पूछ लिया करें, कोई बात नहीं। सर लास्ट मंथ भी तो ये आईएमएफ का एक आया था ना, हाँ जी आया इन था। पे प्रेशर जो है वो डाला है, उसके बाद से इन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है इशू कि Ex- सोलर पैनल्स की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा हम लोग स्कीम्स दें। ऐसे ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए बेटा। ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है जी। नजर आ रहा है? पॉलिटिकल ऑडिट ऑफ अफगान पॉलिसी। पॉलिटिकल ऑडिट ऑफ अफगान पॉलिसी। देखिए बड़ी मजे का ये आर्टिकल है। और इसको आप में से बहुत सारी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो इस पाकिस्तान और अफगान की जो एक दोस्ती है उसको जानते होंगे। ठीक है, हम वन बाय वन ना इस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो मैसेज हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, ये आपके सामने लिख दिए हैं जी। देखिए आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो हमारा ट्रांजिट रूट है, जो यहाँ से जो ट्रेड होती थी और वहां से जो ट्रेड होती है यहाँ तक, वो रूट बंद था। और उसकी रीजन ये थी कि दोनों फोर्सेस के बिटवीन, अफगान फोर्सेस में, टीटीपी की बात नहीं कर रहा जी, अफगान फोर्सेस की बात कर रहा हूं। अफगान फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस के बिटवीन बहुत ज्यादा जो फायरिंग का तबादला हुआ था। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से वो बंद था और तकरीबन 2 माह तक बंद रहा है। तकरीबन इतने ही टाइम लिए। बाकी इसको कंफर्म कर लीजिएगा अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुआ तो। अच्छा, जब से तालिबान रिटर्न, यस, अच्छा बेटा सुनिए बात। जब से तालिबान का रिटर्न हुआ है ना 2021 में, तब से पाकिस्तान जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छे होने के बजाय ज्यादा बुरे हो गए जी। उसकी रीजन ये थी कि तालिबान रूल में जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त बीएलए के या टीटीपी के जितने भी जो मेन फाइटर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अटैक करते हैं और अटैक करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान में। टीटीपी, आईएस ये तमाम के तमाम वहां से एयर स्ट्राइक करते हैं। तो जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी वो कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं इस मिलिटेंट को कर्ब करने में। तो अब क्वेश्चंस राइज हो रही हैं कि पाकिस्तान की जो पास्ट पॉलिसीज रही हैं, और वो तो अगर हम आज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो तो कंप्लीटली फेल हो चुकी है। तो अगर पास्ट पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं, ठीक है, तो जिन्होंने वो पॉलिसीज बनाई थी तो क्या उनको क्वेश्चन किया जाएगा? और आपकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होगी?
तो राइटर ने जो बात की है कि ऑडिट किया जाए जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है उसका, तो बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस को रेस करेगा। अगर हम हिस्टोरिकल रूट्स को देखें इस कॉन्फ्लिक्ट के, पाकिस्तान ने हमेशा से स्पेशली 1970 से ऑनवर्ड्स रिलीजियस मिलिटेंसी को एज अ टूल यूज किया है फॉरेन और डिप्लोमेटिक पॉलिसी में। आई होप कि आप सब समझते हैं रिलीजियस मिलिटेंसी क्या है। टीटीपी एक रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर इंफ्लुएंस कायम करने के लिए हमेशा से हवा दी है इस्लामिस्ट ग्रुप्स को। जबकि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे भी इसके ऊपर कंसर्न शो किए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास इससे अलावा अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मिलिटेंट ग्रुप्स को ही सपोर्ट किया एट क्रिटिकल जंक्शन। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान को एक मौका मिला कि पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, पास्ट की अभी तक बात पास्ट की हो रही है जी, कि पाकिस्तान को एक मौका मिला कि पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने चेंज नहीं किया जी। अब वो मौका कौन सा था? जब सोवियत यूनियन का इनखला हो गया था अफगानिस्तान से, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, यूएसए जीत गया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो वहां पे तालिबान थे, ठीक है, जब वहां पे सिविल वॉर चल रही थी, तो पाकिस्तान ने कंप्लीटली सपोर्ट किया तालिबान को, जिसकी वजह से जो दूसरे अफगान ग्रुप थे वो एलिनेट हो चुके थे। और फिर 9/11 आ गया और आप अचानक अचानक से आप लिबरल बन गए। लेकिन वो लिबरलिज्म सिर्फ अमेरिका के लिए था, जबकि आपने प्रो तालिबान पॉलिसी ही कंटिन्यू रखी, जिसकी वजह से आपकी जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और पाकिस्तान का जो एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव था कि अफगान एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आए, वो ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है उसको कम किया जाए, उसको काउंटर किया जाए, जो कि कंप्लीटली फेल हुआ। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के जो टाइज हैं वो बहुत अच्छे रही और अभी भी हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी कि अफगानिस्तान को हम इस्लामिस्ट ग्रुप्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं वो एफर्ट्स और कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं। और इस वक्त जितने भी अफगान फैक्शंस हैं वो पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी स्टेट से नफरत करते हैं, इंक्लूडिंग तालिबान। और जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी अफगान तालिबान को सपोर्ट करने की, उसने पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग को कंप्लीटली हार्म किया है। ठीक है, यूएसए की जब यहां से यूएसए वापस गया तो उन्होंने यही बात की थी कि हम इसलिए हारे क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। वेस्टर्न अलाइज भी यही समझते हैं, और आज भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यही समझता है कि जितनी भी टेररिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान से हो रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, ट्रेड, इन तमाम चीजों की वजह से तबाह बर्बाद होगी। ठीक है, ये आपको इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के नुकसान उठाने पड़ेंगे। और जो इस वक्त अफगान रिफ्यूजी का क्राइसिस है वो भी इसी वजह से बढ़ा। आप सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सके। आप आज भी अपनी जो गैस है वो कहां से लेते हैं? कतर से लेते हैं। सो पाकिस्तान अफगान पॉलिसी हैज फ्यूल्ड टेररिज्म। कि जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान में ही टेररिज्म को फ्यूल किया, पाकिस्तान में टेररिज्म को इनहेंस किया, और तकरीबन मोर देन 70,000 डेथ्स हुई, इकोनॉमिक लॉसेस अलग लगे। और जो नेक्टा के हेड थे, मैं उनको एक जगह बात करते हुए सुन रहा था, फॉर्मर हेड की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म से जो डेथ हुई है वो 70,000 हुई है, जबकि इससे कहीं ज्यादा डेथ हुई है। तो पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से, तो आज वही सेम पॉलिसी अफगानिस्तान यूज कर रहा है थ्रू टीटीपी। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि अब तालिबान की हुकूमत आ गई है, अब हम सुकून में हैं, इंडिया का जो जितना भी इंफ्लुएंस है वो तालिबान की हुकूमत प्रॉप करेगी अफगानिस्तान में। लेकिन इससे ऑपोजिट हुआ। ठीक है, तालिबान इस वक्त रूल जो टीटीपी को लॉन्च किया हुआ है या अलाउ किया हुआ है, ठीक है, जो अफगान सॉइल से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली पॉलिसी है उनकी, जो एक टाइम पे आप परस्यू कर रहे थे। तो राइटर कहते हैं कि देखिए, एक दफा फेल नहीं हुआ, बार बार फेल हुए, तो इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर तो डालनी पड़ेगी ना। आज आप सिर्फ आके ये बात कर दें कि जी जो मसला है वो सिर्फ गवर्नेंस का मसला है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज आज भी वही है। ठीक है, और कोई भी डिसीजन मेकर्स को अकाउंटेबल ठहराने को तैयार ही नहीं है। दुनिया के जो फंक्शनल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वहां पे इस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं, लेकिन उनको बहुत बहुत तेजी से उन स्टेप्स को ठीक कर लिया जाता है।
लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज जो हैं जो वो आज भी परसिस्ट हैं। इवन दो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लोगों जो स्टेट और लोगों के बिटवीन एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिस्ट्रस्ट है, लेकिन पाकिस्तान स्टेट उसी पॉलिसीज को परस्यू करे। इवन दो जो लोग इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको साइलेंस कर दिया जाता है। इवन दो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मीडिया है, वो डिसेंट वॉइसेस को सप्रेस करने में एक की रोल प्ले करती है। मिसाल के तौर पे वो एक एग्जांपल देता है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जो सॉरी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, उसने निगोशिएट किया टीटीपी के साथ, इवन दो जो रीजनल लीडर्स थे उस वक्त वो नाखुश थे इस चीज से। तो पाकिस्तान को कंप्लीटली अपनी इस कोर्स को चेंज करने की जरूरत है, जिसमें आपको री इवेल्युएट करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज, फॉरेन पॉलिसी, नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। इवन दो जो आपकी हाँ अपने जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको आपको हल करना पड़ेगा, और ट्रियो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको सामने लाना पड़ेगा ताकि वो लोगों के मसाइल को हल करें। ठीक है। अगर आप एक बैलेंस अप्रोच के साथ, एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ मूव करेंगे तो फिर आप इनको काउंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो विशियस साइकिल है ये इसी तरह से चलता रहेगा। सो इंक्लूसिव अप्रोच इज नीडेड। जी बेटा, समझ आइए आपको? ये जी हमारा। सर। सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन एक छोटा सा यस यस सर। यस प्लीज। सर जो अफगानिस्तान है इसके बॉर्डर्स तो तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ भी लगते हैं। क्या उनके साथ भी इसी तरह रिलेशंस हैं जो इस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो हर वक्त मीन्स के बॉर्डर्स पे यार जो रिलेशन हमारे चल रहे नहीं हैं है, डेफिनेटली नहीं इस है। पे भी उनके साथ इस तरह के नहीं इस- है। ताशकंद के साथ है, कुछ ताशकंद के साथ है, क्योंकि वो जो बदख्शा है ना, वाखान कॉरिडोर के साथ जो बदख्शा सूबा है, तो वो वहां पे ज्यादातर यही लोग रहते हैं ना जो ताशकंद की आइडेंटिटी रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़े से जो रिलेशंस हैं वो कोल्ड हैं, यानी कि सर्द हैं, जबकि बाकी रिलेशंस, बाकी जो बॉर्डर्स हैं वो तो अच्छे हैं उनके मूव करें कंपैरेटिवली, ये पाकिस्तान वाला और दूसरा ताशकंद वाला। जी बिल्कुल। जैसे ईरान के साथ भी तकरीबन ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर का इनके माइल्स का बॉर्डर लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली।